कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम अपना फंजाई का किंगडम लेके चलेंगे। इसके बारे में एक एक बातें करने वाले हैं। ये हमें सबसे टफ लगता है अभी तक में कि फंजाई में याद नहीं होता है, एग्जाम्पल्स बहुत टफ होते हैं या बहुत सारे एग्जाम्पल है जो याद नहीं होता, और ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के बेस पर ही पूछे जाते हैं। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा तो चलो ठीक है, हमने कवर अप कर लिया थोड़ा थोड़ा जो भी था। इसे हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट मानते हैं, बट ये एक्चुअल में है नहीं कॉम्प्लिकेट। हम इसे जितना इजी बना सकते हैं आज हम उतना इजी करके इसे पढ़ने वाले हैं। आज अभी क्लासिफिकेशन की जो हमने पहले बात करी थी उसके बेस पे फंजाई के बारे में कुछ चीजें हमें पता है, जैसे ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी सेल वॉल बारे में हमें पता है, काइटिन होता है, ये सारी कुछ छोटी छोटी बातें हमें पता है। इनके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में शुरू में ये कुछ बातें ली गई है और इनके रिप्रोडक्शन की बात करी गई है, कैसे इनमें रिप्रोडक्शन होता है, इनका माइसीलियम क्या होता है, स्ट्रक्चर वगैरह। तो जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है लगभग 1-1.5 पेज का पार्ट होगा, उसे हम पहले अच्छे से समझते हैं। उसमें आधी चीजें आपकी जो क्लासेस बनी है ना, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ये सब जो क्लासेस हैं उसके बारे में भी कुछ इंट्रोडक्शन उसी पार्ट में दिया हुआ है। तो इसी बहाने हमारा वो क्लासेस का भी कुछ कुछ चीजें याद हो जाएंगी। तो अभी इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या बातें इसमें करी गई है। पहला तो जो जो हमें पता है वो लिख लेते हैं, और जो चीज उसमें इंट्रोडक्शन में बताई गई है वो भी हम एक एक करके समझते हैं। एक तो हमें ये पता है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक हैं। और क्या है, ये मल्टी सेलुलर है, बट यहाँ पे मैं मोस्टली मल्टी सेलुलर लिख रहा हूँ, ऑल मल्टी सेलुलर नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इनमें एक ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, उसको हम बोलते हैं ईस्ट, जिसको आप सैक्रोमाइसिस भी कह सकते हो। तो मोस्टली क्या है, मल्टी सेलुलर है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म था जिसने इनकी क्लास को बिगाड़ रखा है, वो है आपका ईस्ट, जो कि क्या है, यूनिसेलुलर है। ठीक है, ये ब्रेड बनाने में और बियर बनाने में दोनों में मदद करता है, ब्रेड मेकिंग एंड बियर मेकिंग में यूज किया जाता है। अगर आप इससे ब्रेड बना रहे हो तो हम इसको बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, और अगर आप इससे बियर बना रहे हो तो इसे ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं। और इनकी सेल वॉल के बारे में आपको क्या पता है? सेल वॉल हमें पता है काइटिन की होगी, सम कुछ अमाउंट ऑफ पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक होते हैं मतलब दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। हमारे में क्या है, हम होलोजोइक न्यूट्रिशन भी फॉलो कर रहे हैं, इनमें होलोजोइक नहीं होता, क्योंकि इनमें ऑर्गन सिस्टम नहीं होता सारा। हम क्या करते हैं, खाने को खाया, उसे चबाया, फिर उसे पेट में डाइजेस्ट किया, फिर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया, क्योंकि हमारे पास पूरा क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। इनकी बॉडी इतनी डेवलप अभी नहीं हुई है, तो इनकी मल्टी सेलुलर बॉडी है। तो इनमें क्या होगा, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है और पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। तो ये सेप्रोफिटिक मतलब सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, पैरासिटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह के अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। सड़ी गली चीजों से तो ये न्यूट्रिशन ले लेते हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर ये न्यूट्रिएंट ले रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं बीमारी उनमें कॉज कर देते हैं। जैसे कि हमारे अंदर एनिमल्स में क्या करते हैं, ये दाद खाद ये सारी चीजें, मतलब ये सारी चीजें इनमें करते हैं। दूसरी चीज, ये प्लांट्स में कैसे कैसे बीमारी करते हैं। प्लांट्स में मुझे ये दो ही चीज याद रहती है जो मैं ध्यान रखता था मोस्टली, कि जैसे सरसों का खेत होता है, अच्छा खासा पीले पीले कितने फूल दिखाई देते हैं, उसमें बहुत फूल दिखता है। उनमें मैं देखता था कि यार व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स पड़ जाते थे, सफेद धब्बे पड़ जाते थे। जब ढूंढा तो पता चला एक अल्बेला नाम का फंगस है, जिसको मैं एल्ब्यूगो कह रहा हूँ। तो एल्ब्यूगो क्या करता है, व्हाइट स्पॉट्स करता है मस्टर्ड में। और दूसरा प्लांट में याद रखता था कि ये जो गेहूं का खेत होता है, वो प्लांट जब पक जाते हैं तो उनमें एक ऑर्गेनिज्म है पक्सीनिया नाम का, जो पके हुए वीट के प्लांट में जंग लगा देता है, मतलब रस्ट कर देता है, वीट रस्ट पक्सीनिया। तो यहाँ से ये चीज याद भी हो जाएगी। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं ये, हमें पता है, हेट्रोट्रॉफिक है ना, दो तरीके के,
पहला है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक आपको बताया मैंने कि सड़ी गली चीजों पे ये न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। दूसरा है पैरासिटिक, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो लेते हैं अपना न्यूट्रिशन। मेहमान की बात करी थी हमने, कुछ मेहमान होते हैं जो। सैप्रोफिटिक में आपके बुक में दो चीजें लिखी हैं, एक तो लिखा है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड खराब हो जाता है उस पर ब्लैक कलर का फंगस, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और सड़े गले आपके फ्रूट्स, रॉटन फ्रूट्स, इन पर दिखेंगे। पैरासिटिक में आपका अभी मैंने बताया व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड। कौन कर रहा था वो? अल्बेला सा फंगस, एल्ब्यूगो नाम का फंगस। और दूसरा वीट में जो जंग लगा रहा था, वीट रस्ट कौन कर रहा था आपका? पक्सीनिया। यहां से याद रखता था कि मैं कि वीट का प्लांट पका हुआ था, उसमें वो जंग लगा रहा था, इस तरीके से। नेक्स्ट हम ये कहां पर मिलते हैं या कहां ग्रो करते हैं, हैबिटेट इनका। ये ग्रो करते हैं थोड़ी सी गर्म जगह पे, नमी वाली जगह पे, इन प्लेसेस पे ये ग्रो करते हैं। वार्म, ह्यूमिड एंड मॉइस्ट प्लेसेस पे, मॉइस्ट प्लेसेस पे, ठीक है। और ये हर जगह पाए जाते हैं, फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर, जैसे कि बैक्टीरिया थे, तो इनके लिए भी ये वर्ड यूज करना चाहिए, कॉस्मोपॉलिटन, क्योंकि ये हर जगह पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब फंजाई ऐसा नहीं है कि ये बुरे ही होते हैं, ये हमारे लिए जैसे एक प्रोटीन का सोर्स है, हम मशरूम खाते हैं तो ये फूड का भी सोर्स है हमारे लिए, और ये कुछ बीमारियों से भी हमें बचाते हैं, एंटीबायोटिक का भी काम करते हैं हमारे लिए। तो फंजाई सोर्स ऑफ फूड भी है हमारे लिए और सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक भी है। सोर्स ऑफ फूड में क्या बताया है हमारे बुक में? टोडस्टूल की बात करी गई है, टोडस्टूल्स, मशरूम वगैरह जो हम खाते हैं। और सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक क्या है? सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक क्या है? पेनिसिलियम। अलेक्जेंडर ने डिस्कवरी की थी, बाई चांस डिस्कवरी थी, ये तो आपने पढ़ा भी होगा कि एक पेट्री डिश थी, उस पे इन्होंने देखा कि मतलब वो प्लेट मतलब धोई हुई नहीं थी, माजी हुई नहीं थी, तो उस पे क्या था? फंगस ग्रो कर रहा था। इन्होंने देखा वो फंगस के आसपास बैक्टीरिया की ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो इनको ये लगा कि मतलब कुछ तो केमिकल वहां से निकल रहा है जो उनकी ग्रोथ को होने नहीं दे रहा है। फिर उन्होंने वो केमिकल को मतलब आइडेंटिफाई किया, पता किया, तो वो पेनिसिलिन नाम का केमिकल था जिससे हमने ये एंटीबायोटिक बनाई। ये सारी डिस्कवरी मतलब आगे है चैप्टर्स में। तो ये तो अभी कुछ बातें आप एक बार नोट कर लो, फिर हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं, ये सारे भी कंफ्यूजन थी ना जो, वो अभी दूर करते हैं। आप एक बार ये नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा था। स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, ठीक है। ये फिलामेंटस होते हैं, बट एक ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, कौन सा? आपका ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, इसलिए वो फिलामेंटस नहीं होता। दे आर फिलामेंटस एक्सेप्ट कौन सा? ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर है। ये हर जगह बीच में बाधा बना रहेगा हमारा, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर देखो, ये अपना इनमें ऐसे धागे टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हाइफे। मान लो ये हैप्लॉइड है, ठीक है। ये होगा पतला सा होगा, स्लेंडर, ठीक है, थ्रेड लाइक होगा, कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। अब
इन्हीं के नेटवर्क को, इन्हीं का ढेर सारा गुच्छा बन जाए, जाल बन जाए, उसको हम माइसीलियम कहते हैं। मतलब नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। ये भी मान लो हैप्लॉइड है, ठीक है। कुछ ऐसे इनका नेटवर्क सा बन जाता है जिसको हम क्या कह रहे हैं? माइसीलियम कह रहे हैं, ठीक है। अब हाइफे भी पता है दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसेप्टेट, एक होता है आपका एसेप्टेट, दूसरा होता है आपका सेप्टेट। एसेप्टेट मतलब जिसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं होंगी, सेप्टेट मतलब जिसमें क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होंगी। एसेप्टेट देखो जिसमें वॉल्स एब्सेंट होंगी। मतलब मान लो ये हाइफे को मैंने थोड़ा सा मोटा करके बनाया, इसे थोड़ा सा जूम करके मैंने बनाया, तो ये कुछ ऐसे पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें ढेर सारे इसके न्यूक्लियस हैं। अब इनके न्यूक्लियस के बीच में कोई भी वॉल नहीं है जो साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर सके, ठीक है, कंपार्टमेंट बना सके। तो इनका साइटोप्लाज्म क्या है? पूरा फैला हुआ है, और पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए में न्यूक्लियस है ढेर सारे। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सीनोसिटिक। सीनोसिटिक कहेंगे, या इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कह लो, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। सेप्टेट में क्या होगा? इनमें वॉल्स प्रेजेंट होंगी और इनमें ब्रांचिंग भी देखने को मिल जाती है। जैसे ये है, इनमें ऐसे ब्रांचिंग भी देखने को मिल जाती है, और इनमें ये वॉल्स भी प्रेजेंट है। तो इसको हम बोलेंगे एसिनोसिटिक, और ये ब्रांच भी होंगे, ठीक है। यहीं से याद रख लेना कि ये वाला जो हाइफा होता है, इस तरह का हाइफा फाइकोमाइसिटीज वाले मेंबर्स में पाया जाता है। ये क्लासेस है इनकी, बताऊंगा आगे। और ये वाला सेप्टेट एंड ब्रांच, ये बाकी सारों में पाया जाता है। तो यहीं से हाइफा वाला तो आपको याद हो जाएगा कि इनमें माइसीलियम कैसा होता है इनका। मतलब फाइकोमाइसिटीज में कैसा होगा? सीनोसिटिक होगा, अनब्रांच्ड होगा। और फाइकोमाइसिटीज के अलावा जो भी ग्रुप है, जैसे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, उन सब में क्या होगा? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड वाला हाइफा होगा। तो यहां से एक पॉइंट ये याद रख लेना, हमें आगे हेल्प करेगा, ठीक है। और क्या है इसमें? हाइफे हमने देखा, ये हम स्ट्रक्चर की कुछ बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर के बाद कि इनमें एसोसिएशन एक होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। वो यहाँ पे तो नहीं आएगा, नेक्स्ट पेज में पूरा करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है एक तरह का ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। उस रिश्ते को, उस एसोसिएशन को ही हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कह रहे हैं। फंजाई दो तरह के ऐसे रिश्ते बनाता है। पहले तो ये एल्गी के साथ बनाएगा तो उसे लाइकेन कहेंगे। दूसरा, अगर फंजाई यही रिलेशनशिप, यही एसोसिएशन अगर हाइयर प्लांट्स के रूट्स के साथ बनाता है तो उसे माइकोराइजा कहते हैं। तो ये दो तरह के एसोसिएशन से बनाता है, उसकी बात अभी कर लेते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट है अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करने वाले थे हम। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इसके वर्ड में इसका मीनिंग है, सिम मतलब दोनों फ्यूज हैं, साथ में है, बायोटिक मतलब लिविंग है। बट ये एसोसिएशन जो होता है ये डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन दो तरह का होगा। पहला तो आपका ये किसके साथ बनाएगा? ये फंजाई का एसोसिएशन। एक तो ये बनाएगा एल्गी के साथ, दूसरा एसोसिएशन ये बनाएगा रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच, ठीक है। अब देखो, अगर ये रिलेशनशिप एक एल्गी के साथ बनाता है फंजाई,
तो उस रिलेशनशिप को मैं, उस एसोसिएशन को मैं नाम देता हूं लाइकेन, लाइकेन नाम देता हूं। और अगर ये हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ वो रिलेशनशिप, वो एसोसिएशन बनाता है, उसको मैं कहता हूं माइकोराइजा, माइकोराइजा। ठीक है। अब इनमें मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? लाइकेन में दो मेंबर हमें पता है, यही एक है अपना फंजाई, दूसरा है हमारा एल्गी। अभी इसकी बात करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। फंजाई और एल्गी के बीच में एसोसिएशन होगा। ठीक है। एल्गी हमें पता है ये क्या, इसके लिए क्या बेनिफिट देगी। एल्गी फोटोसिंथेसिस करके इसे फूड प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये फूड इसे देगा। फंजाई क्या करेगा, इसके पास हाइफा है, नेटवर्क है, तो ये क्या करेगा, एक तरह का इसे शेल्टर प्रोवाइड करेगा, रहने की जगह देगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा। और क्या करेगा, सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करेगा, इसकी सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन वगैरह कराएगा, ये सारी चीजें। माइकोराइजा ये जैसे समझ लो आपके रूट्स हैं। ठीक है, रूट, और ये आपके मैं कह रहा हूं हाइफे है, माइसीलियम फंजाई। ठीक है, ये कुछ ऐसे इनके। अब देखो, ये है आपका क्या, फंजाई, और ये आपका है रूट। रूट क्या करेगा आपको, ये फूड प्रोवाइड करेगा। रूट का काम है ये इसको फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है। फंजाई क्या करने वाला है, फंजाई इसको एब्जॉर्प्शन करवाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, और सरफेस एरिया भी बढ़ा देगा इसका, सरफेस एरिया भी इसका बढ़ा देगा। इसमें दो मेंबर थे हमें पता है ना, एक रूट और एक फंजाई। तो ये एसोसिएशन थी। और लाइकेन के बारे में एक बात लिखी गई है कि लाइकेन को गुड पोल्यूशन इंडिकेटर कहा जाता है, क्योंकि ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं, इसलिए इनको लाइकेन्स आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं, गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। They do not grow in polluted areas. जो भी पोल्यूटेड एरिया है जहाँ SO2 की मात्रा ज्यादा है, ये वहां पे ग्रो ही नहीं कर रहे होते, तो वहां से ये पता चलता है कि भाई ये जगह बहुत गंदी है, बहुत पोल्यूटेड है। जहाँ पे लाइकेंस आपको देखने को मिल जाए, मतलब ये एसोसिएशन देखने को मिल जाए इनका, तो वो मतलब एरिया बहुत साफ सुथरा है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो ये अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करी हमने। अभी यहाँ पे देखना है कि फंजाई में, नॉर्मली सब में रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है, या इनमें स्पोर्स कैसे बनते हैं। ये दो चीज में मैं हमेशा कंफ्यूज भी रहता था कि एसेक्सुअल स्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं इनके, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके स्पोर्स बनते हैं। मेरे को लगता था कि स्पोर्स तो स्पोर्स होते हैं, इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल क्या होते हैं, ये अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाया करता था। फिर बाद में ये चीज क्लियर हुई कि वो माइटोसिस के थ्रू, वो मियोसिस के थ्रू। ये भी बात अभी करूंगा इसके बाद कि इनके स्पोर्स बनते कैसे हैं और क्यों उनको एसेक्सुअल स्पोर कहते हैं और क्यों उनको सेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं। एक बार आप इसे नोट कर लो, फिर हम देखते हैं रिप्रोडक्शन वाला पार्ट इनका। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई, है ना, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। इनमें तीन तरीके का होगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव, दूसरा क्या, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में भी मैंने बताया एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे इनके, और सेक्सुअल में भी
इनके सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे। ये दोनों अभी बताऊंगा कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव में क्या क्या है अपना, फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग हो सकती है, फिजन भी। बडिंग वगैरह क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इनमें एक ऑर्गेनिज्म मैंने बोला ना, ये हर जगह बीच में टांग अड़ाएगा, वो आपका यूनिसेलुलर ईस्ट, उसमें बडिंग वगैरह होती है, ये पता है। बाकी मोस्टली सब में फ्रेगमेंटेशन ही होता है कि उनके टुकड़े गए और उनसे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गया। एसेक्सुअल स्पोर्स में इनके नाम एक बार आप याद कर लेना, एसेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक। एसेक्सुअल स्पोर इसमें आपका आएगा पहला तो कोनिडियोस्पोर्स, दूसरा ज़ूस्पोर्स, तीसरा एप्लैनोस्पोर, एप्लैनोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स में कौन कौन सा है, इसमें है आपका एस्कोस्पोर्स, दूसरा इसमें है आपका बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, फिर है आपका oospores। मैं नाम याद रखने के लिए सेक्सुअल स्पोर्स वाले ही ध्यान रख लेता था, बाकी याद हो जाता था। जैसे इसमें दोनों फैमिली जो दोनों क्लासेस हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, उनके सेक्सुअल स्पोर्स तो उनके नाम पे ही हैं, जैसे एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। तीसरा याद रखना रहता था oospores। इसके अलावा जो भी बचा ये सारे के सारे एसेक्सुअल स्पोर्स थे। अब ये बनते कैसे हैं कि एसेक्सुअल स्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स क्या होते हैं, देखो। जैसे एसेक्सुअल स्पोर्स में मान लो ये आपका है माइसीलियम, ये हैप्लॉइड है माइसीलियम, इसने डायरेक्ट माइटोसिस करी। माइटोसिस आपको पता है ना, इक्वल डिवीजन, और मियोसिस का मतलब होता है हाफ डिवीजन, उसका मतलब रिडक्शन डिवीजन। माइटोसिस किया इसने, और इसने जो स्पोर्स बनाए, हैप्लॉइड मान लो, ठीक है, हैप्लॉइड था तो माइटोसिस से हैप्लॉइड स्पोर बना। ये आपके एसेक्सुअल स्पोर्स थे, एसेक्सुअल वाले स्पोर्स बने। सेक्सुअल स्पोर्स में क्या कंडीशन आती है कि ये आपका मान लो माइसीलियम है, हैप्लॉइड माइसीलियम है, इधर भी आपका क्या है, हैप्लॉइड माइसीलियम है। इन्होंने क्या बनाए, गैमीट्स बनाए। गैमीट्स भी कैसे हैं, हैप्लॉइड है, ठीक है, गैमीट्स हैप्लॉइड है। अब इसके बाद देखना इसमें होगा कि पहले आपका क्या होगा, ये फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाया इन्होंने, ठीक है। जाइगोट बनाने के बाद इनमें मियोसिस होगी, मियोसिस करेंगे, फिर जो स्पोर्स बनेंगे इनमें, इनको हम कहते हैं सेक्सुअल स्पोर। जाइगोट 2n था, मियोसिस हुई, डिवीजन हुआ, और ये जो स्पोर्स बने ये आपके थे सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। तो सेक्सुअल स्पोर्स इस तरह से बनते हैं और एसेक्सुअल स्पोर्स इस तरह से, इनमें माइटोसिस के थ्रू, उनमें मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनते हैं। तो ये कहानी थी। अभी इनमें देखते हैं एक एक करके कि इनको क्लासेस में कैसे डिवाइड किया, या एक एक क्लास के बारे में अभी पढ़ते हैं। आप एक बार इसे नोट कर लो तब तक। सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स हमने देख लिए थे। अभी देखते हैं कि इनको क्लासेस में डिवाइड किया था, इनको किस आधार पे डिवाइड किया था। कोई तो बेसिस लिया होगा जो इनको अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, और वो बेसिस क्या क्या थे। इनमें बेसिस लिया गया था कि माइसीलियम जो इनका होता है वो देखने में कैसा है, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। और इनमें देखा था कि मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, की स्पोर कैसे बन रहे हैं, मान लो कोनिडिया के थ्रू बन रहे हैं या किसी भी चीज के थ्रू। और देखा था कि फ्रूटिंग बॉडी इनमें कैसे बन रही है। तो इन बेसिस पे इनको क्या किया गया, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, एस्कोमाइसिटीज, अरे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इनमें जो बेसिस लिया गया था,
they are divided into classes on the basis of, किस बेसिस पे, इनका मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी, इसके बेस पे इनको डिवाइड किया गया था। ठीक है, इनकी जो क्लासेस थी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड लास्ट में ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन क्लासेस में डिवाइड किया गया। इनको मैंने इस तरह लिखा है क्योंकि अभी हम यहाँ पे इन सब के एग्जाम्पल्स को भी लिखने वाले हैं। ठीक है, कि इनके एग्जाम्पल्स क्या है, ये आप यहीं पे याद कर लोगे तो जब हम क्लासेस पढ़ेंगे तो उनमें हम आसानी से रिलेट भी कर पाएंगे, और एग्जाम्पल्स भी हमें याद करने ही करने, क्योंकि एग्जाम्पल्स के बेस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक बार आप या तो लिख लिख के इसे याद कर लेना, या याद हो जाए, या फिर बार बार रट के याद करना, क्योंकि याद तो इसे करना ही पड़ेगा। या फिर मेरे पास एक दूसरी भी एक चीज है, ट्रिक उसे कह सकते हो आप, मैं मतलब अपने लिए बनाया था ताकि आसानी से याद हो जाए। मैं आज तक नहीं भूला उसे, हमेशा मुझे याद रहता है। वो थोड़ी अजीब सी है बट याद हो जाएगी। आप ट्राई करना, अगर आपको याद हो तो अच्छी चीज है, नहीं हो तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इनमें पहले लिख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। फाइकोमाइसिटीज में तो आपका क्या है, एल्ब्यूगो है, ठीक है, राइजोपस है, म्यूकोर, ठीक है, ये तीनों आते हैं। एल्ब्यूगो हमें क्या पता है, ये पैरासिटिक फंगस है, पैरासिटिक फंगस ऑन प्लांट्स, ये याद था कि नहीं, वो व्हाइट स्पॉट्स वाली कहानी। राइजोपस, ये भी हमें पता है, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड राइजोपस है हमारा। एस्कोमाइसिटीज में क्या क्या आते हैं, पेनिसिलियम है, क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है। पेनिसिलियम हमें पता है एंटीबायोटिक, ठीक है। न्यूरोस्पोरा को जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है, यूज इन जेनेटिक्स, ठीक है। एस्परजिलस है फिर, ठीक है। फिर आपका है ट्रफल्स, फिर है आपका मोरल्स, और ये आपके हैं एडिबल, मोरल्स, ट्रफल्स, ये सब आपके क्या है, एडिबल है। फिर है आपका ईस्ट, ये मैं उसी ट्रिक के थ्रू ही ध्यान रखता हूँ, अभी बताता हूँ वो क्या ट्रिक है। या फिर जिन्हें लिख लिख के याद करना ज्यादा अच्छा लगता है वो लिख लिख के भी याद कर लेना। अभी ये पूरा कंटिन्यू करने के बाद हम इसे बताएंगे कि कैसे मेरे को मतलब याद रहता था, वो ट्रिक अभी बताता हूँ। ईस्ट हमें पता है क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज में देखते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में एगेरिकस है, पुस्टिलागो जो स्मट करता है, पक्सीनिया है जो रस्ट करता है, फिर है आपका पफ बॉल, ठीक है।
फिर है आपका टोडस्टूल्स, इनमें ये सारे एग्जांपल्स हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज में हमें पता है कोलिटोट्राइकम, कोलिटोट्राइकम, एल्टरनेरिया, एल्टरनेरिया, फिर ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से एग्जांपल्स जो हैं आपके बुक के। ये टोडस्टूल आपका बेसिडियोमाइसिटीज के फैमिली में नहीं लिखा है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिखा है। ठीक है, अभी इसको याद करते हैं कि वो ट्रिक से कैसे याद करते हैं। बहुत अजीब सी ट्रिक है, फालतू सी लगेगी थोड़ी, बट एक दो बार ध्यान रखोगे पूरा एग्जांपल एक झटके में याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे आप। देखो फाइकोमाइसिटीज से लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ से ध्यान देना। अभी फाइकोमाइसिटीज से लेके चलते हैं। फाइकोमाइसिटीज को मैं एक एक वर्ड पकड़ता था। ये आपका क्या है, इसको मैं बोलता था फेको, फेको आलू रजाई में। ठीक है, इसको मैं ऐसे याद रखता था, फेको आलू रजाई में। ये हिंदी में लिख देते हैं फेको आलू रजाई में, है ना, फेको आलू रजाई, रजाई में। मतलब फाइकोमाइसिटीज में क्या है, एल्ब्यूगो राइजोपस म्यूकोर। ठीक है, नेक्स्ट एस्कोमाइसिटीज में देखो, मैं इसको ऐसे याद रखता था, जैसे अपने यहाँ कोई भी आता है जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं कि यार ऐसे लोगों की तो मेरे को रिस्पेक्ट ही करने का मन नहीं करता, इनको पानी भी पूछ लूं तो बहुत है ना, ऐसा होता है ना। तो इनके लिए मैं क्या बोलता था कि ऐसो को, मतलब ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ, ऐसो को पानी और क्लैप इसके अलावा नाश्ते में कुछ देना नहीं, मतलब ऐसो को पानी क्लैप नाश्ते में दो, बस इतना ही। अभी बताता हूँ कैसे, अजीब सा है थोड़ा सा बट ठीक है, ध्यान रखना। पानी क्लैप नाश्ते का अलग अलग है, ठीक है, में। अभी देखो हिंदी में भी ऐसे लिख देता हूं, ऐसो को पानी क्लैप नाश्ते में दो। ये एक दो बार खाली मन में ध्यान रखना, याद हो जाएगा। कैसे कि जिनको हम नहीं पसंद करते, ऐसो को हम क्या बोलते हैं, ऐसो को पानी क्लैप नाश्ते में दो, मतलब नाश्ते में उनको सिर्फ पानी दे दो और क्लैपिंग कर सकते हो अपने मन में कि हाँ भाई पधार गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने मन में सरकेज़म वे में हम बोलते हैं ना कि हमें गुस्सा भी आ रही होती है, तो उस वे में खाली इसको बनाया हुआ है ट्रिक को कि ऐसो को पानी क्लैप नाश्ते में दो। देखो नाश्ते में का क्या है, ये है आपका न्यूरोस्पोरा, ठीक है, ये जो N है ये न्यूरोस्पोरा है और AS वाला एस्परजिलस है और ये है आपका ट्रफल्स, ठीक है। क्लैप का क्या है, ये क्लेविसेप्स है, ये है पेनिसिलियम और ये है मोरिल्स और ये है ईस्ट, ठीक है। अब इससे एक बार रिलेट करना, अभी याद हो जाएगा। ऐसो को पानी क्लैप नाश्ते में दो का कोई मीनिंग नहीं यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ पे एंड हो जाता है। खाली सेंटेंस पूरा करने के लिए हमने ये किया था कि ऐसे को पानी क्लैप नाश्ते में दो। तो इससे ये वाली ट्रिक याद कर सकते हो। नहीं आपको ठीक लग रहा है आप लिख लिख के याद कर लो, मर्जी आपकी है। वो हार्ड वर्क से बेटर मेरे को ये चीज लगता था, तो मैं अजीब सी ट्रिक भले है बट एक दो बार ध्यान जहां आपने रख लिया, इमेजिन कर लिया ये चीज को, आप कभी नहीं भूलने वाले हो। ये एग्जाम्पल आपको रटा रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। बेसिडियोमाइसिटीज की बात करते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में मैं क्या क्या वर्ड उठाता था वो बताता हूँ। इसमें का खाली U निकाला, ठीक है, इसमें का P और R पफ। इसको मैं पढ़ता था बासी आगरा उस पर पका टमाटर। बताता हूँ ये क्या है। आगरा से मैं इमेजिन करता था कि ताजमहल, और ताजमहल पहले के कंपैरिजन में धीरे धीरे पोल्यूशन और इन चक्करों में क्या हो गया,
हल्का हल्का येलोइश होना शुरू हो गया, तो मैं उसको बासी आगरा से इमेजिन करता था। मतलब बासी आगरा मतलब आगरा का ताजमहल धीरे धीरे बासी सा लग रहा है मुझे, जैसे बोलते हैं ना खाना बासी हो गया। इस वे में खाली बनाया था, मुझे पता है अजीब सा है बट याद हो जाएगा, ठीक है। बासी आगरा मतलब उसको मैं इमेजिन करता था कि वो बासी हो गया है। उसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, पक्का टमाटर रख दिया। तो इससे पूरा सेंटेंस हमारा खत्म हो जाता है। जैसे बासी आगरा से एगेरिकस, उस मतलब उस्टिलागो स्मट, पर मतलब पका, ये मतलब पक्सीनिया रस, पका मतलब पफ। इसको कैसे याद रखता था, पका टमाटर, पका टमाटर इसलिए बोलता था थोड़ा सा सॉफ्टी हो, इसलिए पफ, ठीक है। टोस्ट टूर मतलब टी ओ, टोमेटो वाला। एक बार यहाँ लिख देता हूँ, देखो इसको आप हिंदी में ऐसे पढ़ सकते हो, बासी, तो ये याद रहेगा, ठीक है। बासी आगरा, उस पर मतलब उस पर पका टमाटर, पका टमाटर, इसी सेंटेंस में लिख दिए। पका से आप पफ बॉल्स, ये पफ वाला याद रख सकते हो, ठीक है। बासी आगरा, उस पर पका टमाटर, ठीक है। टमाटर का टोमेटो। तो इससे आपको ये वाला याद हो जाएगा। ड्यूटेरोमाइसिटिस का सबको पता है कहानी, कैट से हम याद रखते हैं CAT, बिल्ली, है ना। कॉलिटोट्राइकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो ये तो आपके एग्जांपल्स थे, ये आप चाहो तो लिख लिख के याद कर लो, या तो आप चाहो तो इस ट्रिक को थोड़ा सा इमेजिन करके आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ये कभी नहीं भूलने वाला। मेरे को तो कभी नहीं भूला, मतलब कितना टाइम हो गया मैं देखता तक नहीं हूँ, बट मेरे ध्यान में रहता है हमेशा, क्योंकि ये वर्ड से ही पकड़ लेता था। फाइकोमाइसिटिस सुनते ही मेरे दिमाग में ये फेको वर्ड आ जाता था, फेको से मुझे पूरा याद आ जाए। एस्कोमाइसिटिस को मैं हमेशा याद रखता था एसो को, तो जब मैं एसो को बोलता था तो ये बाकी चीजें ध्यान आ जाती थी। उसी तरह बेसिडियोमाइसिटिस को मैं बोलता था बासी, जब बासी बोलता था तो ये चीजें याद आ जाती थी। तो ऐसे तो पूरा एग्जाम्पल मुझे ध्यान हो जाता था, तो ये भूलता ही नहीं था कभी। तो ये आप एक बार याद कर लो, अच्छे से देख लो। ये प्रिपेयर करने के बाद हम एक एक क्लासेस पे चलेंगे कि फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है, जो इनको डिवाइड किया गया था। आप मोस्टली इनमें सारी चीजें लगभग लगभग पढ़ चुके हो, हल्का सा टचअप देना है और ये फंजाई का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। है इजी बहुत, एक बार आप इसको नोट कर लो, तब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स तो हमने याद कर लिए, ठीक है। अब क्लासेस हम एक एक करके पढ़ने वाले लगे। अब क्लासेस पढ़ने से पहले हम एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली बात करी गई थी इंट्रोडक्शन में, उसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, तब उसमें हम एंटर करते हैं, तब इजीली समझ आएगा हमें कि ये प्लाज्मोगेमी होना, कैरियोगेमी, ये सारे वर्ड जो है, ये एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो इंट्रोडक्शन है वो एक बार आपको बता देता हूँ, फिर हम उसमें एंटर करते हैं, तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फंजाई में एक देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ये इसलिए बता रहा हूँ कि वहां पे क्लासेस में जो जो डिफरेंट क्लासेस हैं आपको उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अभी आपने जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर्स वाला अभी पढ़ा था, तो वो जो सेक्सुअल स्पोर बना था याद है, गैमीट बना, फ्यूज हुआ, जाइगोट बना और स्पोर बना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें दोनों गैमीट फ्यूज हुए और न्यूक्लियस भी साथ में फ्यूज हो गया, इसको कहते हैं इमीडिएट कैरियोगेमी। इमीडिएट कैरियोगेमी का मतलब होता है कि न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, ये डायरेक्ट फ्यूज हो गया। बट बाकी जो फंजाई है, चाहे एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है, इन दोनों में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है, गैमेट्स के बाद न्यूक्लियस डायरेक्ट फ्यूज नहीं होता, पहले इनका प्लाज्मा फ्यूज होगा, फिर इनका डाइकैरियोन स्टेज आएगा, मतलब दोनों न्यूक्लियस दिखेंगे, फिर ये फ्यूज करेंगे। ये अभी बताता हूँ क्या होता है। तो वो जो आप पहले पढ़े थे सेक्सुअल स्पोर वाली कंडीशन, वो आपने फाइकोमाइसिटिस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया।
यहाँ पे अभी इनके इंट्रोडक्शन में एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको आधा से ज्यादा याद हो जाएगा यहीं पे। देखो इनमें क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये आपका है माइसीलियम, हैप्लॉइड माइसीलियम, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया, गैमीट्स बनाए, गैमीट्स बनाए इन्होंने, ये भी क्या थे, हैप्लॉइड थे। अब ध्यान रखना ये फ्यूज तो करेंगे बट जाइगोट नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मा होगा, प्लाज्मो गैमी कहेंगे इसको। जब प्लाज्मा फ्यूज होता है उसको कहते हैं प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। तो ये आपका दोनों न्यूक्लियस अलग अलग सा है, इसलिए इस स्टेज को हम 2n नहीं बोलेंगे, n+n स्टेज बोलेंगे, डाई कैरियन स्टेज, डाई कैरियन स्टेज, ठीक है। ये डाई कैरियन स्टेज हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी पता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में देखने को मिलेगी। यहीं पे ध्यान रखने के लिए खाली लिख लेते हैं, ये एस्को में और बेसिडियो में ऐसा देखने को हमें मिलेगा। अभी इनकी क्लासेस की बात नहीं कर रहे हैं, बस एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि कैसे इनमें होता है। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप, अब होगा न्यूक्लियस का फ्यूजन, मतलब कैरियोगैमी, कैरियोगैमी, ठीक है। न्यूक्लियस फ्यूज होगा जिसे हम क्या कह रहे हैं, कैरियोगैमी। अब देखो कैरियोगैमी हुआ तो क्या बना ये, अब ये 2n का जाइगोट बना, ठीक है, 2n कंडीशन वाला बना, n+n से 2n बना, मतलब कैरियोगैमी हुई। अब इसमें होगी मियोसिस, तब बनेंगे क्या, स्पोर्स, मियोसिस हुई और स्पोर्स बने, और स्पोर्स कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। ये डाइकैरियोटिक स्टेज वाला जो होता है ये एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में होता है। इसको कहते हैं कि आपका इमीडिएट कैरियोगैमी नहीं हुआ, डिलेड कैरियोगैमी कहते हैं इसको, ठीक है, डिलेड कैरियोगैमी। डिलेड कैरियोगैमी मतलब कैरियोगैमी बाद में हुई है, बट इमीडिएट कैरियोगैमी किस में हुई थी, फाइकोमाइसिटीज वाले में। अभी हम पढ़ेंगे क्लासेस तो उसमें भी बात कर लूंगा, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पे इसकी थी, ठीक है, कि इनमें क्या हुआ, ये तीनों स्टेप में इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। ये तीनों स्टेप चाहो तो यहाँ पे लिख भी लो आप, कौन कौन सा था आपका, प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी, ठीक है, कैरियोगैमी, कैरियोगैमी, फिर है आपका मियोसिस। ये 3 स्टेप में हो रहा है, ठीक है। हम चाहते तो इसको जो क्लासेस पढ़े थे उसमें भी इंक्लूड कर सकते थे, बट वो समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, इसलिए पहले अपन ने समझ लिया। इसमें अपन को क्या होगा, वो जब क्लासेस पढ़ेंगे तो ये चीजें याद आएंगी, रिवाइज हो जाएंगी, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं क्लासेस वाला पार्ट, इसको नोट कर लो आप एक बार। पहला हम लेते हैं फाइकोमाइसिटीज, है ना, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज में हैबिटाट, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ पर पाए जाएंगे, ये एक्वेटिक एरिया में दिख जाएंगे आपको, एक्वेटिक एरिया में दिख जाएंगे, सड़ी हुई लकड़ियों पर दिख जाएंगे, मतलब डिकेइंग वुड, डिकेइंग वुड। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट पे, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं, मतलब उन्हीं पर अपना जीवन व्यापन करेंगे जिंदगी भर। तो जिंदगी भर उनसे न्यूट्रिशन लेते रहेंगे तो प्लांट्स में बीमारी करेंगे। जैसे आप देख ही चुके थे बीमारी कौन कौन सी, एक वो अल्बेला सा फंगस, एल्ब्यूगो नाम का फंगस, वो पूरे के पूरे उस पीले पीले खेत में, मस्टर्ड के खेत में, सरसों के खेत में सफेद सफेद धब्बे छोड़ाया। और क्या किया इसने, एक और प्लांट में जो गेहूं का खेत था, अच्छा खासा पका हुआ था, उसमें उसने क्या किया, जंग लगा दिया, मतलब वीट रस्ट कर दिया पक्सीनिया ने। तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट्स पे,
ठीक है। दूसरी चीज, इनका माइसीलियम कैसा है? माइसीलियम हम देख भी चुके हैं, पता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड वाला सिनोसिटिक, जिनका साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअस होता है, ढेर सारे न्यूक्लियस होते हैं, ब्रांचिंग भी नहीं होती, सिनोसिटिक है और अनब्रांच्ड है। इनके अलावा जितनी भी क्लासेस है वो सब कौन सी होंगी? सेप्टेट होंगी और ब्रांच्ड होंगी। ये तो ए सेप्टेट थे, ठीक है, अनब्रांच्ड भी हैं और ए सेप्टेट भी हैं, बट वो क्या होंगे? ए सेप्टेट, इनमें क्रॉस वॉल्स नहीं होंगी, ठीक है, वो होंगे सेप्टेट होंगे और वो ब्रांच भी होंगे, ठीक है। हम देखते हैं इसमें वेजिटेटिव कैसा है। वेजिटेटिव है, देखो वेजिटेटिव में इनमें कैसा है? इनमें फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन होगा। एसेक्सुअल में कैसा होगा? एसेक्सुअल में इनमें स्पोर बनेगा, स्पोरेंजियोस्पोर्स बोलते हैं। एक स्पोरेंजिया नाम का स्ट्रक्चर बनेगा, उसके अंदर स्पोर्स बनेंगे। अभी बताता हूं क्या है वो। स्पोरेंजियोस्पोर्स बनेंगे इनमें, वो ऐसे बनता है। ये आपका मान लो है माइसीलियम हैप्लॉइड, इसने माइटोसिस करी, ठीक है, माइटोसिस करी, इसने एक फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी जो कि हैप्लॉइड है, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी बनाया। अरे जैसे हमारे में क्या होता है, इनके सेल्स क्या है? हाइफा है इनके सेल्स, हमारे सेल्स क्या करते हैं? टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनाते हैं, ये सारी चीजें। इनमें क्या है? ये माइसीलियम से फ्रूटिंग बॉडी बनाया, इन्होंने वापस से माइटोसिस करी और एक स्ट्रक्चर बनाया स्पोरेंजिया नाम का, जिसके अंदर इनको स्पोर्स रखने थे। ये है स्पोरेंजिया, ठीक है, इसमें आपके क्या थे? स्पोर्स थे। अब ये स्पोर्स भी पता है, दो तरीके के स्पोर्स हैं, एक है जो मूव करेंगे, एक है जो मूव नहीं करेंगे। मतलब एक है मोटाइल, दूसरे हैं नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल, जो मोटाइल स्पोर्स हैं उनको हम कहते हैं जू स्पोर्स। जू स्पोर्स पढ़े होंगे ना एसेक्सुअल स्पोर्स के नाम में, जू स्पोर। और ये है एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर्स, ये एसेक्सुअल स्पोर्स था। सेक्सुअल की बात करते हैं, सेक्सुअल में क्या होगा? ये जाइगोस्पोर बनाएंगे। जाइगोस्पोर भी अभी बताऊंगा कैसे होता है। हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, गैमेट बनेंगे, फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, फिर स्पोर बनाएंगे, ठीक है। अब देखो ये बनाएंगे जाइगोस्पोर, और हमें पता है इनमें गैमेट्स का फ्यूजन होगा। तो इनमें जो गैमेट्स होते हैं ना, ये कई तरह के हो सकते हैं, या तो सेम साइज के होंगे या तो डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। मतलब आइसोगैमस, आइसोगैमस, एनआइसोगैमस या oogamous। oogamous वर्ड यूज किया जाता है एल्ब्यूको के लिए। इनमें क्या होता है? मेल गैमेट छोटा होता है, फीमेल गैमेट लार्ज होता है। तो जो छोटा वाला मेल गैमेट है वो मूव करेगा और रुके हुए फीमेल गैमेट, मतलब जो लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट है उसके पास जाके फ्यूज करेगा। आइसोगैमस मतलब सिमिलर साइज, सिमिलर साइज, ठीक है। और ये है डिसिमिलर साइज, डिसिमिलर साइज। oogamous में भी साइज डिसिमिलर है, ठीक है। ये कहानी थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होगा कैसे? देखो, दो हाइफे हैं अलग अलग, हैप्लॉइड है, इन्होंने क्या किया? गैमीट बनाया, ऐसे गैमीट्स बनाए इन्होंने, गैमीट्स। हमें पता है ये भी क्या है? हैप्लॉइड है। अब ये फ्यूज करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान आ रहा है जाइगोट बनेगा या डाइकैरियन स्टेज आएगी? जाइगोट बनेगा, क्योंकि हम फाइकोमाइसिटिस पढ़ रहे हैं। याद है फाइकोमाइसिटिस में मैंने बनाया था इमीडिएट कैरियोगेमी होगी, मतलब न्यूक्लियस डायरेक्ट फ्यूज करेगा और ये बनाएगा क्या? जाइगोट, ठीक है।
बाकी सारे क्लासेस में क्या होगा, डाई कैरियन स्टेज आएगी, मतलब एक न्यूक्लियस इधर एक न्यूक्लियस इधर, अभी दोनों जॉइंट नहीं हुआ है, उसको कहते हैं डाई कैरियोटिक स्टेज। उसके बाद आगे होगी वो, उनमें किस में होगा, एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज इनमें होगा। फाइकोमाइसिटीज में डायरेक्ट कैरियोगेमी हो जाती है। जाइगोट बना, ये क्या है 2n है। अब देखो इसमें डायरेक्ट स्पोर नहीं बनेगा, इसमें एक थिक वॉल बनेगी जाइगोट के अराउंड, ठीक है। इसी थिक वॉल जाइगोट को हम क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर। ये थिक वॉल जाइगोट है जो कि जाइगोस्पोर है, ये भी क्या है 2n टाइप का स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होगा, अंदर ही अंदर मियोसिस होगी, मियोसिस हुई और इसके अंदर ये स्पोर्स बन गए मियोसिस के थ्रू, और ये स्पोर्स क्या होंगे, रिलीज होंगे बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आई। तो ये जो स्पोर्स निकले, स्पोर्स ये हैप्लॉइड थे, और याद करना ये एंडोजीनस है, एंडोजीनस, ठीक है। एंडोजीनस याद कराया था, फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होते हैं। एंडोजीनस ये है, इसमें भी कहाँ बन रहे हैं स्पोर, अंदर बन रहे हैं, तो ये भी क्या है एंडोजीनस स्पोर्स हैं, एंडोजीनस। अभी अगली क्लास जब पढ़ेंगे ना फाइकोमाइसिटीज के बाद एस्कोमाइसिटीज वाली, उसमें भी मैं बताऊंगा कि वही 2 ही 3 जगह थे जहां हमने क्या एंडोस्पोर पढ़े थे। 2 जगह यहाँ हो गया, ये वाले मतलब फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल और सेक्सुअल में एंडोस्पोर। दूसरा एंडोस्पोर कहाँ है, वो एस्कोस्पोर्स है, मतलब एस्कोमाइसिटीज का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। ये आप एक बार नोट कर लो, फिर हम पढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट अपना है एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी बोलते हैं, सैक फंजाई, ठीक है। सैक फंजाई वो झोला, मैं झोले से हमेशा एक ही चीज याद रखता था कि वो झोले में खूब सारा गोबर है, उससे इनका हैबिटेट याद हो जाता था, झोले में गोबर है काफी सारा, ठीक है। सैक फंजाई का इनका हैबिटेट याद हो जाता था कि ये गोबर पे ग्रो करते हैं, डंग पे ग्रो करते हैं, ठीक है। इनका हैबिटेट डिकम्पोजर्स हैं, ये पता है हमें, डिकम्पोजर्स ग्रो ऑन डंग, ग्रो ऑन डंग, ठीक है। ये डंग पे ग्रो करते हैं। इनके माइसीलियम की बात करें, इनका माइसीलियम कैसा होगा याद करो। एक में तो हमने पढ़ा था ए सेप्टेट एंड अनब्रांच, और बाकी सारे क्या होंगे, सेप्टेट होंगे और ब्रांच्ड होंगे, सेप्टेट एंड ब्रांच। याद करने की तो कुछ जरूरत पड़ी नहीं रही है, सिर्फ एक ही 2 चीज ध्यान रखना था। वेजिटेटिव में इनमें सिर्फ फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, बाकी चीजें भी आएंगे, क्योंकि याद करो एस्कोमाइसिटीज में आपने एक सिंगल सेल का पढ़ा था, याद है, ऐसे को पानी क्लैप नाश्ते में वाई वाला ईस्ट, याद है। तो वेजिटेटिव में आपका क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन भी होगा, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग भी होगी, ईस्ट है इसकी वजह से, ठीक है, फिजन आपका, ये सब इसमें पाया जाएगा। एसेक्सुअल इसमें कैसा होगा, एसेक्सुअल में आपके बनेंगे कोनिडियोस्पोर्स, ठीक है। अभी बताता हूँ वो कैसे बनेंगे, कोनिडियोस्पोर्स। बाकी दोनों एसेक्सुअल स्पोर्स के नाम आप पढ़ चुके हो ना, जूस्पोर, एप्लानोस्पोर। कोनिडियोस्पोर आपने नहीं देखा, वो देख लेते हैं। ये कैसे बनेंगे, सेम वही चीज है, ये है आपका माइसीलियम हैप्लॉइड, इसने माइटोसिस करी, इसने क्या बनाया, फ्रूटिंग बॉडी बनाया, इसको हम फ्रूटिंग बॉडी कह रहे हैं,
ठीक है, ये भी क्या है, हैप्लॉइड है। फ्रूटिंग बॉडी से इसने क्या बनाया, अब फ्रूटिंग बॉडी से ये बनाएगा अपना कोनिडिया, माइटोसिस करके ये स्पोर्स बनाएगा इसके ऊपर, इसी को हम कह रहे हैं कोनिडिया। ये भी क्या है, हैप्लॉइड है, पूरी बॉडी भी इनकी हैप्लॉइड है। ये जो स्पोर्स बना रहा है, ये स्पोर्स कैसे हैं, एक्सोजीनस है। एक्सोजीनस तो हमें याद नहीं करने, सिर्फ एंडोजीनस याद करने, एक्सोजीनस अपने आप याद हो जाएगा। तो ये एक्सोजीनस था, याद है एस्कोमाइसिटिस में मैंने बोला था एंडोजीनस बनेगा, वो एस्कस में बनेगा। एस्कस एक झोले स्ट्रक्चर में बनेगा, वो सेक्सुअल में बनेगा। ये बताता हूँ अभी, देखो ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। इनमें क्या बनेगा आपका, एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स बनेंगे। ये दो आपके माइसीलियम आए हैप्लॉइड वाले, ठीक है। इन्होंने क्या किया, गैमीट्स बनाए इन्होंने। अब गैमीट्स को हमने क्या कराया, फ्यूज। यहाँ पे गड़बड़ मत करना, ये डायरेक्ट कैरियोगैमी नहीं होगी, मतलब न्यूक्लियस डायरेक्ट फ्यूज नहीं होगा। यहाँ पे आपका बनेगा डाइकैरियोन स्टेज, जिसको आप N+N स्टेज भी कहते हो, ठीक है। ये आपका डाइकैरियोन विजिबल हुआ, यहाँ पे डाइकैरियोन विजिबल हुआ। अब देखो डाइकैरियोन के बाद हमें पता है ये कैरियोगैमी होगी और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, मतलब 2N। अब इससे क्या बनेगी, इसकी फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, वो भी 2N ही बनेगी। ये आपकी क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी का क्या नाम है, एस्कोकार्प, एस्कोकार्प, ये इस फ्रूटिंग बॉडी का नाम है। और इसके ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे झोले की तरह, सैक लाइक, इसको हम बोलते हैं एस्कस। ये भी पता है डिप्लॉइड ही है, ठीक है। एस्कोकार्प भी डिप्लॉइड है, एस्कस भी डिप्लॉइड है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस हुई किसमें, एस्कस में मियोसिस होगी और स्पोर्स बनेंगे। ये आपका है फ्रूटिंग बॉडी, ये आपका 2N ही था फ्रूटिंग बॉडी, है ना, मतलब डिप्लॉइड कंडीशन ही थी। एस्कस में आपके जब रिडक्शन डिवीजन हुआ और ये बने स्पोर्स, ये स्पोर्स हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। स्पोर्स क्या होंगे, ये स्पोर्स हैप्लॉइड होंगे और ये एंडोजीनस बने हैं, याद आया, एंडोजीनस बनेंगे, ये एंडोजीनस स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। ये कहानी अपनी एस्कोमाइसिटीज की थी। नेक्स्ट है अपना बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज की कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है। इनमें क्या था, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट था, मतलब एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी वगैरह उनमें नहीं प्रेजेंट है बेसिडियोमाइसिटीज में। उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कैसे होता है पता है, उनमें गैमीट भी नहीं बनते, उनमें जो सिंगल हैप्लॉइड हाइफे होते हैं ये डायरेक्ट फ्यूज कर जाते हैं, मतलब ये गैमीट का काम करते हैं। ये इंटरेस्टिंग सी चीज है उसमें, ये आप नोट कर लो, फिर हम पढ़ते हैं अपना बेसिडियोमाइसिटीज। अगला है अपना बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज, इसको ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई, ठीक है। आओ, हैबिटाट ये कहाँ पाए जाएंगे, ये लकड़ी जो होते हैं ना, लकड़ियाँ, उनके टुकड़ों पर ग्रो करते मिलेंगे, डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। ग्रो ऑन ट्री, लॉग्स एंड स्टम्प्स, है ना, डिकम्पोजर्स होते हैं ये। लगभग सारे फंजाई अपने डिकम्पोजर्स हैं। और क्या है इनका, माइसीलियम की बात करें, बात ही नहीं करना है क्योंकि सारे सेप्टेट एंड ब्रांच्ड हैं। सेप्टेट
एंड ब्रांच्ड है। क्लियर? ये तो हमें पता था। वेजिटेटिव इनमें भी सारा तो नहीं होगा बट फ्रेगमेंटेशन ही होगा सिर्फ। वेजिटेटिव क्या होगा, क्योंकि सिंगल सेल वाली कहानी है, ऐसा कुछ तो है नहीं हमारे पास, तो ये होगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्लियर? एसेक्सुअल की बात करें, अभी मैंने बताया था एसेक्सुअल इसमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इनमें फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती, ना एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे इनमें, ठीक है। ये सब कहानी इनमें नहीं होती। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये गैमीट्स नहीं बनाते हैं, इनमें गैमीट्स नॉट फॉर्म, गैमीट्स नहीं बनते हैं। तो होता क्या है, इनमें हाइफे ही फ्यूज कर जाते हैं, हाइफे फ्यूज कर जाते हैं एंड एक्ट एज गैमीट। ये ही गैमीट का काम करते हैं, ये ही गैमीट की तरह बिहेव करते हैं, एक्ट एज या बिहेव एज गैमीट की तरह। देखो ये है आपका एक हाइफा, मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, सिर्फ जूम करके हाइफा बनाया हुआ है, ठीक है। दोनों क्या है, हैप्लॉइड हाइफे हैं। ये क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। फ्यूज करके याद रखना जाइगोट वगैरह नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि ये भी आपका बेसिडियोमाइसिटिस डाइकैरियोटिक स्टेज फॉलो करेगा। तो इनका जो हाइफा अभी बनके तैयार हुआ, इनमें आपको न्यूक्लियस जुड़ा हुआ नहीं दिखेगा। इसको हम कहते हैं डाइकैरियोटिक हाइफा, ठीक है। डाइकैरियोटिक हाइफा है, इसको n+n की स्टेज कहेंगे। n+n मतलब दोनों न्यूक्लियस जुड़ा नहीं है, 2n मतलब दोनों न्यूक्लियस जुड़ गया है। अब क्या होगा, ये बनाएंगे क्या, आपकी फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे। अब फ्रूटिंग बॉडी भी ध्यान रखना 2n नहीं है, अभी न्यूक्लियस इनका फ्यूज नहीं हुआ है, ये n+n ही है। ये आपकी क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है। FB मतलब फ्रूटिंग बॉडी है। इनके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको आप कहते हो बेसिडियम। ये क्या है, बेसिडियम है। ये भी n+n है, अभी फ्यूज नहीं हुआ है कुछ भी, ठीक है। अब कैरियोगैमी होगी इसमें, अब होगी कैरियोगैमी प्लस मियोसिस होगी। कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस अब फ्यूज होगा और मियोसिस होगी। मियोसिस होगा तो इस बेसिडियम पर स्पोर्स बनेंगे इनके। देखो ये इनका क्या था, फ्रूटिंग बॉडी था, अब ये n+n से 2n कंडीशन में बन गया है। और इनमें जो बेसिडियम था इनका कुछ इस तरीके का, इनमें क्या बने हैं, अब स्पोर्स बन गए हैं। और ये स्पोर्स सेक्सुअल स्पोर्स हैं और ये एक्सोजीनस हैं, एक्सोजीनस। इनकी बॉडी तो पूरी 2n है बट स्पोर्स इनके हैप्लॉइड है, ठीक है। ये इनका बेसिडियम वाला स्ट्रक्चर था। इनमें ये कहानी तो क्लियर हुई, ठीक है। ये डाइकैरियोटिक थे, फिर बाद में इन पे बेसिडियम आया, फिर बाद में कैरियोगैमी और मियोसिस हुई है। इनमें बहुत डिलेड कैरियोगैमी थी, इसीलिए इनमें कहा जाता है कि इनमें कैरियोगैमी जो हुई थी बहुत ज्यादा, मतलब मोस्ट डिलेड कैरियोगैमी आप कह सकते हो, एनसीईआरटी में भी लिखा है। तो ये बेसिडियोमाइसिटिस हमने कवर अप किया। लास्ट अपना बचता है ड्यूटेरोमाइसिटिस, छोटा सा है, सिंपल सा है। ड्यूटेरोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। उनमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। आप नोट कर लो, फिर हम उसको देखते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटिस की बात कर लेते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटिस
इनको पता है इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। ये परफेक्ट और इम्परफेक्ट वर्ड पता है क्या होता है? देखो, एक होती है परफेक्ट स्टेज, एक होती है इम्परफेक्ट स्टेज। देखो, परफेक्ट स्टेज वो होती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आपका फ्रूटिंग बॉडी बनता है, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आपकी फ्रूटिंग बॉडी बन रही हो, उसको हम परफेक्ट स्टेज कहते हैं। इम्परफेक्ट स्टेज जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आपकी फ्रूटिंग बॉडी बन रही हो, उसको हम इम्परफेक्ट स्टेज कहते हैं। तो हमें पता है कि इनमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब इनमें इम्परफेक्ट स्टेज वाला ही खाली प्रेजेंट है, इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, हैबिटेट देखते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। ये सड़ी हुई चीजों पे पाए जाएंगे और न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग भी करेंगे, मिनरल साइक्लिंग भी। ग्रो ऑन लिटर, ग्रो ऑन लिटर, सड़ी चीजों पर। ठीक है, और ये मिनरल साइक्लिंग भी करते हैं, मिनरल्स की साइक्लिंग करेंगे, डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, माइसीलियम इनका ये तो चलता चला आ रहा है, सेप्टेट एंड ब्रांच, सेप्टेट एंड ब्रांच, सेप्टेट एंड ब्रांच। सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में ए सेप्टेट सिनोसिटिक वाली कंडीशन थी। ठीक है, इनमें वेजिटेटिव, इनमें भी फ्रेगमेंटेशन वाला ही केस है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्लियर है। अब देखो, इनमें एसेक्सुअल इनमें जब मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या जो भी हो, इनमें रिप्रोडक्शन ओनली एसेक्सुअल प्रेजेंट होता है। ये जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है इसको भी एसेक्सुअल का ही पार्ट माना जाता है, तो इसको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। ठीक है, यहाँ पे आप पूरे रिप्रोडक्शन को एक ही चीज में याद रख सकते हो कि इनमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल ही पाया जाता है। इनमें वेजिटेटिव वाले को भी एसेक्सुअल में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, ओनली एसेक्सुअल प्रेजेंट होगा। ठीक है, सेक्सुअल एब्सेंट होगा, सेक्सुअल एब्सेंट होगा। जब डिस्कवर कर लिया जाएगा, व्हेन डिस्कवर्ड, जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी डिस्कवर किया गया तो हम इसको कहाँ मूव कर देंगे, मूव टू, या तो उसे एस्कोमाइसिटीज में करेंगे या तो बेसिडियोमाइसिटीज में। मूव टू एस्को या तो बेसिडियो। ऐसा क्यों? लेकिन रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब इनको जब हम ग्रुप में डिवाइड कर रहे थे तो याद है इनके माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी देखी जा रही थी, माइसीलियम है कैसा। ठीक है, हमें पता है इनका माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच है। सेप्टेट एंड ब्रांच फाइकोमाइसिटीज में तो होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो बचा क्या, एस्को एंड बेसिडियो। तो इनके माइसीलियम को हमने आधार बनाया, जो कि क्या था, इनका सेप्टेट है एंड ब्रांच है। ठीक है, इनका सेप्टेट एंड ब्रांच माइसीलियम था। तो ये कहानी थी ड्यूटेरोमाइसिटीज की कि इनमें क्या क्या चीजें हैं, इनको क्यों बाद में डिस्कवर करने के बाद रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना फंजाई का पूरा कंप्लीट होता है। लगभग चीजें इसमें आपको याद भी हो गई होगी, नहीं भी होगी तो आप एक बार लिख के रिवाइज कर लेना। मेजरली इनके एग्जांपल्स आप बहुत ध्यान से लर्न कर लेना। जिनको लिख के याद होता है लिख के याद कर लें, जिनको वो ट्रिक से थोड़ा बहुत इमेजिन करके याद हो जा रहा है तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है, आप कभी नहीं भूलने वाले हो। मैं बार बार कह रहा हूँ,
वो याद ही रहेगी आपको। तो आप एग्जाम्पल्स पे थोड़ा फोकस करना, क्योंकि उसके बेस पे ही क्वेश्चन पूछेगा। वो ऐसा पूछ सकता है कि सिर्फ एसेक्सुअल किस में प्रेजेंट है और एग्जाम्पल दे सकता है। तो अगर एग्जाम्पल आपको याद होगा तो ही आप वो क्वेश्चंस कर पाओगे, इसलिए एग्जाम्पल्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और क्वेश्चंस भी ज्यादा आए हुए हैं एग्जाम्पल्स के बेस पे। तो यहाँ पे अपना फंजाई कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हम लेक्चर में अपना बचा हुआ पार्ट जो भी है उसे कवर अप करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से याद हो जाए, पूरी कोशिश यही रहेगी। ठीक है, आप यहाँ तक आप रिवाइज कर लो और जो भी डाउट आए आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, जो भी। ठीक है, थैंक यू।